ओके यस, सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। वेलकम टू द क्लास एवरीवन। आ जाइए सभी लोग, आ जाइए एजुकेशन वालों, जल्दी जल्दी आ जाओ। आज इंक्लूसिव एजुकेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट 10 है हमारे पेपर 2 एजुकेशन का। यूनिट 10 है ये, और मैंने हमेशा बोला है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। ट्रेंडिंग टॉपिक है ये, जितने लोग भी पीएचडी करते हैं ज्यादातर अब आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन पे करने लगे हैं। एनईपी 2020 में भी इंक्लूसिव एजुकेशन को जो है फोकस में रखा गया है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के बारे में, और एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आप बोल सकते हो रिलेटेड है, सेरेब्रल पाल्सी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी जो है इस बार हमारे दिसंबर एग्जाम में भी आया हुआ है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये जो शब्द है इसका मतलब क्या है। गुड इवनिंग संगीता, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच संगीता। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसको बोलते हैं बौद्धिक विकलांगता। हिंदी में बोलेंगे बौद्धिक विकलांगता। बौद्धिक विकलांगता, इसके पहले ना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हम लोग मेंटल रिटार्डेशन करके ये वर्ड यूज किया जाता था। यानी कि आप अगर देखो तो जो हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है पहले का, वहां पर भी अगर आपने देखा था कि 7 डिसेबिलिटीज को मेंशन किया गया था, उसमें मेंटल रिटार्डेशन वर्ड यूज किया गया था। लेकिन जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आया है, वहां पे आप देखना मेंटल रिटार्डेशन जैसा वर्ड ही नहीं है वहां पे, बिकॉज नाउ इट इज डिस्प्लेस्ड विद द वर्ड रिप्लेस्ड, यू कैन से रिप्लेस्ड विद द वर्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब जो है मेंटल रिटार्डेशन को हटाकर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है? जब एक पर्सन में सर्टेन लिमिटेशन होती है कॉग्निटिव फंक्शनिंग की, स्किल्स की। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो जो है कंसेप्चुअल चीजें नहीं समझ पा रहा है, या फिर सोशल स्किल्स उसकी कमजोर है, या प्रैक्टिकल स्किल्स कमजोर है। प्रैक्टिकल स्किल्स यानी एवरीडे लाइफ में जो हम चीजें करते हैं वो उतने आसानी से नहीं कर पाता है। जैसे आप सेल्फ केयर स्किल्स बोल सकते हैं, जैसे अपना ख्याल रखना, ये भी उनके लिए थोड़ी दिक्कत की चीज हो जाती है। तो ये सारी चीजें जब होती है एक इंसान में, तो उसे बोला जाता है कि दे आर इंटेलेक्चुअली डिसेबल। यानी कि अगर हम नॉर्मल पर्सन की तरह देखें, जो नॉर्मल डेवलपिंग पर्सन होता है, उसके कंपैरिजन में जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होता है वो थोड़ा धीरे सीखता है। उसका डेवलपमेंट जो है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल डिले, या फिर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी भी बोला जाता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि मैम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए कुछ क्राइटेरिया है क्या, कि हम क्या चीज देखें जो हम बोल सकते हैं दैट या वी कैन कीप दैट पर्सन इन द कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबल। तो ऐसा है कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल जो डिसेबिलिटीज है, ये एसोसिएशन है, इन्होंने 3 क्राइटेरिया सेट किया है। अगर ये तीन क्राइटेरिया में कोई इंसान या कोई पर्सन, कोई चाइल्ड अगर आता है, तो ऐसा बोला जाता है दैट द इंडिविजुअल हैज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि उसका जो आईक्यू लेवल है, आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोशेंट। आईक्यू का फुल फॉर्म क्या है आपको पता होना चाहिए, इंटेलिजेंस कोशेंट। ठीक है, तो आईक्यू लेवल अगर बिलो 70 है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकते हैं वो लोग। तो अगर आईक्यू लेवल बिलो 70 है तो इट विल कम अंडर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। कुछ अगर कंसेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स जो है उसका कमजोर है, इसमें लिमिटेशन है, यानी कि सीखने की चीजों में थोड़ा स्लो है, सोशल एक्टिविटीज में थोड़ा स्लो है बच्चा, या प्रैक्टिकल स्किल्स में थोड़ा स्लो है, तो इट विल कम अंडर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होता है ना, वो 22 साल के होने से पहले ही ये जो है ना आपको सारे जो लक्षण है वो दिखने लग जाएंगे। यानी कि 22 साल के बाद नहीं दिखेगा आपको, इससे पहले ही सारे लक्षण दिख जाएंगे। यानी सबसे पहले तो यंग एज में ही जो है जो टीचर्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं या काउंसलर्स होते हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं इन द यंग एज इटसेल्फ कि द चाइल्ड हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबल। ठीक है, तो मतलब अगर मैक्सिमम एज देखें तो 22 साल से पहले जो है ये कंडीशन अपने आप को मैनिफेस्ट कर लेती है। ये 3 क्राइटेरिया आप लोग याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। ये हमारा एक डेफिनेशन मैंने आपको दिया बौद्धिक विकलांगता की, और मैंने आपको 3 मानदंड बताए जिसके अनुसार आप ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो बौद्धिक विकलांग है। ठीक है, अब ये होता कैसे है?
सवाल ये उठता है कि होता कैसे है, कैसे कोई जो बच्चे को आप बोलते हैं या किसी पर्सन को बोलते हैं दैट ही और शी इज इंटेलेक्चुअली डिसेबल। तो सबसे पहला कारण इसका होता है जेनेटिक कंडीशन। जेनेटिक कंडीशन जो अपने हाथ में नहीं है, बोलते ही हैं सब ऊपर वाले का रचा हुआ है। जेनेटिक कंडीशन में क्या होता है कि एबनॉर्मल जीन्स जो है कभी किसी पेरेंट्स से बच्चा इनहेरिट कर लेता है, यानी कि पास ऑन हो जाता है, या फिर कभी कभी जब दो अलग अलग जीन्स यानी कि माँ और बाप के पापा के जो क्रोमोसोम्स है, मम्मी और पापा, मदर और फादर के, उसके कॉम्बिनेशन में कुछ एरर आ जाए, तो ये जो जेनेटिक कंडीशन है ना, दैट ऑल्सो इज वन ऑफ द रीजन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। जैसे कि डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो क्रोमोसोम 21 है, क्रोमोसोम नंबर 21, इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, तो वही है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया। ऐसे ही फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें म्यूटेशन हो जाता है तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम दिखता है। इसी तरह से फिनाइल कीटोन्यूरिया, नाम भी ऐसा ही है। ये सारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है एंड दैट इज व्हाई द रीजन इज जेनेटिक कंडीशन। ठीक है, इसके बाद दूसरा मेन कारण होता है कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसे कि अगर मदर प्रेग्नेंट है और उस टाइम में वो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं या ड्रग्स लेते हैं, तो इसका सीधा असर जो है वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में जाता है। कई इन्फेक्शंस है जैसे रूबेला, अगर रूबेला इन्फेक्शन हो गया, इसकी वैक्सीनेशन भी लगती है। अगर रूबेला इन्फेक्शन हो जाता है मम्मी को प्रेगनेंसी के दौरान, तो बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने का पूरा चांस हो जाता है। उसके बाद बर्थ के दौरान जब डिलीवरी हो रही होती है, आपको पता है कि कई लेबर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रीच कंडीशन। ब्रीच कंडीशन एक ऐसा कंडीशन है कि जब डिलीवरी हो रही होती है, जनरली नेचुरली बच्चे का सिर पहले बाहर आता है, लेकिन ब्रीच कंडीशन ऐसा होता है कि बच्चे का मूवमेंट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है कि उसका पैर पहले बाहर आने लग जाता है। उस टाइम पे जो डिलीवरी होती है उसमें बच्चे को लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो सीधे सीधे इसका असर ब्रेन सेल्स पे पड़ता है और कई ब्रेन सेल्स जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उस टाइम पे। व्हाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। सो इस टाइम पे भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पूरा खतरा बन जाता है। और लास्ट है जो हमारा कॉज हो सकता है वो है कोई डिजीज हो जाए या टॉक्सिक एक्सपोजर। जैसे कि हम लोग पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भी पढ़े थे, मैं तुमको केस पढ़ाया था मिथाइल मर्क्यूरी का। मिथाइल मर्क्यूरी एक ऐसा कंपोनेंट है, अगर उससे ज्यादा देर तक एक्सपोजर हो गया तो पक्का है कि यू विल बी इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। इंटेलेक्चुअली या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होना ही होना है। लेड है, मर्क्यूरी है, ये ऐसे कंपोनेंट यानी एलिमेंट बोलो आप, जो बहुत पॉइजनस होते हैं एंड द एक्सपोजर ऑफ दीज कंपोनेंट्स विल लीड टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कॉजेज हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आइए। ये वाला क्वेश्चन जो है दिसंबर में पूछा गया था, दिसंबर 2023, यानी कि अभी अभी जो दिसंबर एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था that the types of cerebral palsy are। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के कुछ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और अब जो है हम लोग सेरेब्रल पाल्सी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेरेब्रल पाल्सी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम समझते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी होता क्या है। देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को देखकर तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि एनटीए का लेवल कितना बढ़ गया है। मैं यही बात स्टार्टिंग में भी आपसे कह रही थी कि अब सिर्फ अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो ना कि सारी डिसेबिलिटीज चलो ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, सिर्फ नाम हमको याद रहे तो काफी है, तो बेटा ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ नाम याद रखने से कुछ नहीं चलेगा, आपको उस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी तो कई बच्चे जानते होंगे, पर क्या टाइप्स है इसके, यहां पे जो है गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना, तो चलिए सेरेब्रल पाल्सी के बारे में समझते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी आज है क्या। आज की क्लास के बाद आपको कभी इस टॉपिक पे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो सेरेब्रल पाल्सी क्या है, इसको मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आता है। ये है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसको ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं, पहले तो समझिए कि सेरेब्रल
पाल्सी। सेरेब्रल मतलब होता है ब्रेन। पहले इस शब्द को हम समझेंगे कि आखिर ये कहां से बना। सेरेब्रल मतलब तुम सभी जानते हो, और ये याद भी रखना, ये वर्ड जो है दैट इज रिलेटेड टू द ब्रेन, ठीक है। और पैल्सी मतलब होता है जब कोई लॉस हो जाए या इंपेयरमेंट हो मोटर फंक्शन में। मोटर फंक्शन यानी कि जो आपके हाथ पांव चलाते हैं हम लोग, चलते हैं, लिखते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, ये सब हमारा मोटर फंक्शन है। तो इसमें अगर इंपेयरमेंट हो, इंपेयरमेंट किसके कारण? ब्रेन के कारण। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे जितने भी मोटर फंक्शन है उसको कौन देख रहा है? पूरा कंट्रोल किसके हाथ में? ब्रेन के हाथ में। तो ब्रेन के किसी पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई डैमेज हो जाए या कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए बिकॉज ऑफ द बर्थ या जेनेटिक कंडीशन, या फिर कोई स्ट्रोक हो जाए किसी को, या चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, और उस पर्टिकुलर ब्रेन के एक पार्ट में डैमेज हो जाए, तो उसके कारण जो है आपको मोटर फंक्शनिंग में, यानी कि जो बॉडी मूवमेंट है उसमें दिक्कत हो जाती है, मसल कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीजें परमानेंटली अफेक्ट कर देती है। इसी को बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। अब सेरेब्रल पाल्सी कितने टाइप के होते हैं मैम? मैंने अभी आपको बताया कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है, दैट ब्रेन के किसी पार्ट पे चोट लगी है, कोई डैमेज हुआ है, कोई एबनॉर्मलिटी है, तो आप पर्टिकुलर टाइप से बिहेव करोगे। सो इसी पार्ट के अकॉर्डिंगली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स। सबसे पहला पार्ट आप ये देखिए, ऊपर का जो हिस्सा होता है हमारे ब्रेन का, इसको बोलते हैं मोटर कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? मोटर कॉर्टेक्स। अब बायोलॉजी की क्लास है नहीं, पर आपको थोड़ा बहुत शब्द ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट होता है मोटर कॉर्टेक्स। अगर यहां पे डैमेज हुआ किसी भी तरह का, कोई भी कारण हो, प्रेगनेंसी के कारण हो, डिलीवरी के कारण हो, या एक्सीडेंट हो गया आपका, कुछ भी हो, और इस पार्ट में कहीं डैमेज आया, तो यू विल बी सफरिंग फ्रॉम स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी। और ये सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म है। 70 से 80% लोग जो है इसी टाइप के सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित है। इसको बोलते हैं स्पैस्टिक। स्पैस्टिक मतलब ये है कि इसके कारण जो आपके कुछ मसल्स है वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, पैरालाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पैरालाइज्ड हो जाते हैं। आपका वो पार्ट काम नहीं करेगा, टाइट हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा। तो ये है स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी। दूसरे टाइप का होता है एटैक्सिक। एटैक्सिक 6% लोगों को ही होता है, ठीक है, 6% लोगों को ही होता है। और ये कौन से पार्ट में लगता है? आप देखो पिछले हिस्से में, कान के पीछे वो हिस्सा होता है। इसलिए लोग बोलते भी हैं कि कभी किसी को झापड़ मारो तो कान के पास नहीं मारना चाहिए। कई बार बोला जाता है, आपको बचपन में भी सिखाया हो, कभी अगर किसी को हिट करो ना तो कान के पास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट पोर्शन इज एट द बैक। अगर वहां पे डैमेज हुआ तो यू कैन सी कि एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। इस पोर्शन को बोलते हैं सेरेबलम। क्या बोलते हैं? सेरेबलम, ठीक है, सेरेबलम। ये जगह जो है अपने ब्रेन का, ये वाला पार्ट सेरेबलम है। अगर यहां पे डैमेज हुआ तो आपको होगा एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। अब क्या क्या होगा ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। फिर आता है डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी, जो ये एकदम मिडिल वाला रीजन है। मतलब आप मोटर कॉर्टेक्स और सेरेबलम के बीच वाला पार्ट देखो, इसको बोलेंगे बैसल गैंग्लिया। क्या बोलेंगे? बैसल गैंग्लिया। अगर इस वाले पोर्शन में अगर आपको चोट लगे या कुछ डैमेज हो तो यू विल बी सफरिंग फ्रॉम डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी। और इसमें क्या होता है? इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है। देखो, काइनेटिक मतलब क्या होता है? कुछ चलना। काइनेटिक बोलते हैं ना हम लोग। काइनेटिक वर्ड जो है इसका मतलब होता है कुछ चलना, चलता जो है चीज, उसको काइनेटिक बोलते हैं। और डिस्काइनेटिक मतलब बिगड़ गया। तो इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है यहां पे अगर डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी होता है। उसी तरह से एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी में शेकी मूवमेंट होता है, और स्पैस्टिक में आपको कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, स्टिफ हो जाएगा पूरा, ठीक है। और चौथा होता है मिक्स्ड टाइप में, यानी कि किसी भी 2 टाइप को मिक्स कर देते हैं। ज्यादातर स्पैस्टिक और डिस्काइनेटिक मिक्स करके होता है लोगों को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पहले स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी, जो कि 70 से 80% लोगों को होता है।
ठीक है, ये क्या चीज है, मैंने वही बोला कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अगर आपको चोट लगे, यानी कि सामने वाले पोर्शन पे आपको चोट लगे या किसी भी तरह का डैमेज हो तो ये हो जाता है। अब इसके भी 4 टाइप है। सबसे पहला है मोनोप्लेगिया। देखो इसको याद करने का तरीका है, तुरंत याद हो जाएगा, मेरे साथ पढ़ रहे हो तुरंत याद हो जाएगा। मोनो, मोनो मतलब क्या होता है, वन, मोनो मीन्स वन। तो मोनोप्लेगिया में क्या होता है, आपका एक आर्म, कोई भी एक लिंब जो होता है आर्म, वो स्टिफ हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, एक आर्म, हाथ आपका, ठीक है। उसके बाद होता है हेमी। हेमी मतलब हाफ, हम बोलते हैं ना हेमीस्फेयर, ज्योग्राफी में पढ़ते भी हैं, हेमीस्फेयर यानी कि अर्थ का आधा पार्ट। उसी तरह से हेमीप्लेगिया यानी कि आपके बॉडी का आधा अंग जो है वो पैरालाइज हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, मसल टोन स्टिफ हो जाएगा। अब वो एक हाथ और एक पांव हो जाए। आप देख सकते हो ये जो रेड पोर्शन आपको पिक्चर में दिख रहा है वो आपका अफेक्टेड एरिया है। इसके बाद आते हैं डाईप्लेगिया में। डाई यानी कि आप नीचे से ट्रंक से, मतलब कमर के पोर्शन से आप आधा कर दो, तो कमर के पोर्शन के जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसमें जनरली लेग्स जो है ना वो आपका काम करना बंद कर देते हैं। आपने देखा होगा वो लोग व्हील चेयर पे बैठे रहते हैं, ज्यादातर लोग जो है वो डाईप्लेगिक होते हैं, जिनका नीचे वाला पार्ट काम करना बंद कर देता है, बिल्कुल सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये जो है लेग वाले पार्ट को अफेक्ट करेगा या फिर आपके आर्म वाले पार्ट को, बट जनरली जो है डाईप्लेगिया में लेग्स वाला पार्ट ही अफेक्ट होता है। और इसके बाद आता है सबसे ज्यादा वर्स्ट, वो है क्वाड्री। क्वाड्रीप्लेगिया में चारों लिंब आपके अफेक्ट हो जाते हैं, चारों लिंब यानी दोनों हाथ और दोनों पांव, यानी कि स्टिफ हो जाएगा पूरा का पूरा, क्वाड्रीप्लेगिया बोलेंगे। तो याद रखिएगा, मोनो यानी कि कोई एक हाथ कोई भी, हेमी यानी कि आपके शरीर का आधा पार्ट, डाई यानी ट्रंक के नीचे वाला, और क्वाड्री यानी आप दोनों लिम्ब, मतलब 4 लिम्ब्स यानी दोनों हाथ और दोनों पांव, ठीक है। तो स्पैस्टिक में हमको पता चल गया मोनोप्लेगिया, हेमीप्लेगिया, डाईप्लेगिया, क्वाड्रीप्लेगिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, ये हिंदी में भी, जो हिंदी के लर्नर्स है वो जरूर इसको देख लीजिएगा, हिंदी के लर्नर्स को, ठीक है। गुड इवनिंग श्रद्धा, समुद्रनील, शिकागो, द पिज्जा बॉय, एवरीबडी गुड इवनिंग। मैं थोड़ा सा पढ़ाने में लगी हुई हूँ इसलिए ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा टेक्निकल आज हो गया है, बायोलॉजिकल थोड़ा ज्यादा हो गया है, वैसे लग रहा है बायोलॉजी की क्लास में बैठे हैं, बट क्या करें, अब एनटीए ने इतना लेवल बढ़ा दिया है तो भाई हमको भी तो उतने लेवल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो मैं तुमको याद करने का भी तरीका बता रही हूँ, बहुत हम लोग उसमें नहीं घुसेंगे, बट याद हो जाएगा, तुमको टेंशन नहीं लेना है, बस ध्यान से सुनते रहो। और इस क्लास के बाद नोट्स जरूर बना लेना। अब आते हैं डिस्काइनेटिक। मैंने बोला डिस्काइनेटिक मतलब क्या हुआ, आपके मूवमेंट का इनवॉल्यूटरी मूवमेंट हो रहा है, यानी आपके कंट्रोल में नहीं है वो। इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट मतलब ये होता है कि वो मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, 70% लोग ऐसे होते हैं, मतलब ये जो डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी होता है ना, उसमें ब्रेन के पोर्शन में घाव हो जाता है, लीजन्स यानी घाव हो जाता है, कुछ ऐसे डैमेज हो गया या कुछ हो गया तो उसमें घाव हो जाएगा आपके ब्रेन के उस पोर्शन में। अब ये कितने टाइप का होता है डिस्काइनेटिक, सबसे पहला है एथेटोइड। एथेटोइड में क्या होता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, किसी कोई भी चीज हो तो बहुत जल्दी जल्दी भी मूवमेंट हो सकता है, बहुत स्लो भी मूवमेंट हो सकता है, आपके कंट्रोल में नहीं है वो मूवमेंट, एथेटोइड। फिर कोरियो एथेटोइड होता है, कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। और आता है डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी। एथेटोइड में इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है, वेरी फास्ट भी हो सकता है, वेरी स्लो भी हो सकता है, पर डिस्टोनिक जो है ना इसमें एकदम स्लो मूवमेंट होता है, और तुमने देखना एकदम रोटेशनल मूवमेंट होता है उनका। इफ यू कैन सी इन द पिक्चर, ये इसी टाइप का दिखता है डिस्टोनिक मूवमेंट। जिनको डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी होता है उनका जो टॉर्सो है, कमर है या हाथ है या पांव है, ये एकदम रोटेशनल मूवमेंट करते रहते हैं वो लोग, लेकिन ये इनवॉलंटरी है, उनको पता भी नहीं होता है, कंट्रोल में नहीं है उनके, ठीक है। तो याद रखिएगा डिस्काइनेटिक में एथेटोइड, और डिस्टोनिक का नाम याद रखिएगा, कोरियो एथेटोइड याद नहीं भी हो कोई बात नहीं, एथेटोइड और डिस्टोनिक जरूर याद रखना, ठीक है, ओके। चलो अब लास्ट में आते हैं हम लोग एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी में।
एटैक्सिक क्या है, 5 से 10% लोगों को ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, आपका जो चलने का तरीका होता है ना, चाल चलन, आप इस बच्चे को देख रहे होगे पिक्चर में, एकदम है ना वाइड बेस्ड गैट होता है, यानी ना पैर फैला फैला के चलते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और ना एटैक्सिक में क्या होता है, बैलेंस नहीं होता। इसका डैमेज कहाँ होता है, सेरेब्रल में, पीछे वाले पार्ट में, आपको बताया था मैंने, कान के पीछे जो पार्ट है आपका ब्रेन का पीछे के साइड, सेरेब्रल पोर्शन में जब डैमेज होता है तो एटैक्सिक पड़ता है, ठीक है। इसको एसी करके याद रख लेना, एटैक्सिक सेरेब्लम, ठीक है। तो ये 5 से 10% को होता है। और इसमें क्या होगा, आपका जो चलने का स्टाइल होगा बहुत ही ऐसे चौड़े चौड़े तरीके से चलोगे, ठीक है। बार बार गिरते हैं ऐसे लोग, बैलेंस नहीं रहता, सीधी लाइन में नहीं चल पाते हैं, इनेबिलिटी टू वॉक इन स्ट्रेट लाइन, सीधे लाइन में चलेंगे, ऐसे आड़ा तिरछा चलते हैं और गिर जाएंगे बार बार, कोऑर्डिनेशन नहीं होता इनके में, ठीक है। और लास्ट वाला है जो फोर्थ, वो मिक्स्ड है, कोई भी किसी भी दो तरह का मिक्स होकर हो जाता है, जैसे जनरली देखा जाता है कि स्पैस्टिक और डिस्काइनेटिक का मिक्स देखा जाता है, ठीक है। तो दैट्स इट, इतना ही है हमको पढ़ना बस। सिम्टम्स तुम लोग खुद देख लेना, सिम्टम्स यही सारे हैं, क्योंकि सारे सिम्टम्स सेरेब्रल पाल्सी के मूवमेंट और पोस्चर से ही रिलेटेड होते हैं। आपका मूवमेंट या तो इनवॉलेंट्री होगा, आपका मूवमेंट या तो एकदम ही स्टिफ हो जाएगा, आप थोड़ा सा ऐसे, आपका चाल चलन बिल्कुल सीजर्ड, मतलब ऐसे आड़ा तिरछा चलोगे आप, है ना, या एकदम ही झुक के चलोगे बहुत ज्यादा, बहुत ऐसे शेक करते हैं ऐसे लोग, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। ये सारी चीजें सेरेब्रल पाल्सी की जो है सिम्टम्स है। अब एक बात बता दूं कि जो भी सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित होता है ना, उसमें से 30 से 50% लोग जो है वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं। अब मैं यही चीज क्लियर कर देना चाहती हूं आपको कि जरूरी नहीं है कि सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित जो है वो एकेडमिक्स में स्लो हो या इंटेलेक्चुअली कमजोर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ 30 से 50% लोग पाए गए हैं कि जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड भी होते हैं, उनका आईक्यू लेवल 70 से नीचे होता है, लेस देन 70, ठीक है। लेकिन सिर्फ 50%, 30 से 50, लेकिन बाकी के जो है वो हो सकता है पढ़ने में बहुत अच्छे हो। तो इसको है ना, ऐसा यही मैं क्लियर कर देना चाहती हूं कि ये मत सोचना कि सेरेब्रल पाल्सी है अगर तो वो पढ़ने में भी कमजोर है। सेरेब्रल पाल्सी इज ओनली रिलेटेड टू द मूवमेंट एंड पोस्चर। ब्रेन में कुछ ऐसे पार्ट पे डैमेज हुआ कि आपका मूवमेंट और पोस्चर जो है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। पर ऐसा देखा गया है कि 30 से 50% लोग इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड भी होते हैं, बस, ठीक है। तो ये है जो है सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। अब वापस हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन दिसंबर में आया था। अब तुम इसका आंसर दो सारे के सारे। द टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी आर, सेरेब्रल पाल्सी के प्रकार कौन से हैं, चलो पहचानो। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अभी हम वैसे रिवाइज भी करेंगे वापस से। बताइए, आंसर दीजिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड हाशमी। और भी बच्चे आंसर करिए जो अभी दिसंबर के एग्जाम में आया था। यस शिवांगिनी, वेरी गुड। देखो अभी हमने पढ़ा डाइप्लेगिया, हेमीप्लेगिया और एटैक्सिया, मिल गया। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है ना। ऑर्थोटिक्स भी इसी से रिलेटेड है, हटा दो। द आंसर इज ए, डी एंड ई। अब हम लोग जो है एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे फिर से। सेरेब्रल पाल्सी हमने पढ़ा, सबसे पहले होता है स्पैस्टिक, ध्यान से मेरे साथ करो। इसके चार थे, इसके चार थे। प्लेगिया, प्लेगिया था सबसे पहले, मोनोप्लेगिया, रिवाइज करो ताकि याद रहेगा। मोनो यानी कोई एक, फिर आया हेमीप्लेगिया, हेमी यानी आधा पार्ट, फिर आया डाइप्लेगिया, मतलब कि ट्रंक से आधा, ट्रंक के नीचे या ट्रंक के ऊपर, जनरली ट्रंक के नीचे होता है यानी कमर से नीचे वाला पार्ट। और उसके बाद क्वाड्री होता है, यानी कि आपके चारों लिम्ब हो गए इसमें, 4 लिम्ब्स, यानी दोनों पांव और दोनों हाथ, ठीक है। स्पैस्टिक हो गया। इसके बाद आता है डिस्काइनेटिक, सॉरी डिस्काइनेटिक, डिस्काइनेटिक यानी इनवॉलेंट्री मूवमेंट। क्या हुआ डिस्काइनेटिक यानी?
डिसकाइनेटिक यानी इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रहा है। इसके हमने तीन टाइप पढ़े थे, पर 2 भी याद रहे कोई बात नहीं है। सबसे पहला था एथिटोइड था, और जो दूसरा वाला था वो क्या था, डिस्टोनिक था, डिस्टोनिक। ठीक है, ये 2 याद रखिएगा। और तीसरा जो है पार्ट वो है हमारा एटेक्सिया। ठीक है, अब कौन से रीजन में चोट लगने से लगता है, तो स्पैस्टिक का याद रखना, कॉर्टेक्स रीजन जो होता है आपके ब्रेन में सामने वाला, यहां चोट लगने से आपको स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी होता है। डिसकाइनेटिक का क्या था, एटैक्सिया का तो अपना सेरेब्रम था ना। ये तो यार वर्ड भी थोड़ा सा, 1 मिनट, हाँ, डिसकाइनेटिक वाला जो था वो बेसल गैंग्लिया, यस दिस वर्ड आई फॉरगॉट, बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया जो है वो है आपका डिसकाइनेटिक। बेसल गैंग्लिया रीजन में अगर आपको चोट लगेगा, डिसकाइनेटिक। एटैक्सिया किसके लिए है, सेरेब्रम, पीछे वाला पार्ट है सेरेब्रम। 70 से 80% लोगों को स्पैस्टिक ही होता है। 70 से 80% स्पैस्टिक में जो है आपका मसल स्टिफ हो जाता है। ठीक है, डिसकाइनेटिक में क्या होता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है। और एटैक्सिया में क्या है, प्रॉपर बैलेंस नहीं रहता है, गिरते हैं बहुत ज्यादा, बहुत वाइड जो है आपका पैर का पूरा फैला के बच्चे चलते हैं, जो एटैक्सिया सेरेब्रम पाल्सी हो। दैट्स इट। और चौथा वाला जो है वो मिक्स्ड है। बस याद हो गया आप सभी को। अब कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे सेरेब्रल पाल्सी की क्या था। और सेरेब्रल पाल्सी इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम इन द मूवमेंट एंड पोस्चर, याद रखिएगा। चलिए, सो करते हैं क्लास को एंड। यस अनीशा गिरी, ये एजुकेशन पेपर 2 ही है। चलिए, सो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।